डिप्थीरिया छोटे बच्चों में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जिसे गला घोंटू भी कहते हैं। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। मुख्यतः कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी और कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस, ये दो प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं जिसकी वजह से डिप्थीरिया होती है। हम लोग के यहाँ आम प्राय जो डिप्थीरिया की बीमारी मिलती है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी की वजह से होती है, जो बहुत एंडेमिक एरिया हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ये कॉमन बीमारियाँ जो कि आजकल बहुत रेयर हो गए हैं, तो वहाँ पर कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस की वजह से भी मनुष्यों में बीमारी होती है, वरना ज़्यादातर कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस की वजह से ये बीमारी जानवरों में होती है। डिप्थीरिया रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, जैसे खांसने से, छींकने से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का म्यूकस होता है वो बाहर आता है और उसके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार खांसने से, छींकने से, थूकने से ये बैक्टीरिया सॉइल में चला जाता है और वहाँ ये काफ़ी दिनों तक सर्वाइव करता है। उसके कांटेक्ट में आने से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। अब लक्षण की बात, 2 से 4 दिन का इसका बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मतलब जब बैक्टीरिया शरीर के अंदर गया उसके बाद में बीमारी का पहला लक्षण यूजुअली 2 से 4 दिन बाद आता है। गले में खराश होना, सोर थ्रोट, ये मुख्यतया बहुत कॉमन और सबसे पहला लक्षण आता है। इसके बाद में हल्का से मध्यम स्तर का बुखार होना, थूक निगलने में दिक्कत, कुछ खाने में दिक्कत होना, और इसके अलावा गले में कई बार सूजन भी आ जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ़ कुछ मरीजों को होती है। ये बेसिकली वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इसका बहुत असरदार टीका हमारे पास है। जो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, अगर वो किसी डिप्थीरिया वाले बच्चे के संपर्क में आए, बच्चा हो या बड़ा, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये चाइल्डहुड डिजीज़ है तो बच्चों में ही होती है, तो संपर्क में आने से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ऐसी कोई आयु निश्चित नहीं होती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को डिप्थीरिया हो सकता है, लेकिन आम प्राय ये देखा जाता है कि ये बचपन की बीमारी है। जो बच्चे बचपन में टीकाकरण हो जाता है उनको ये बीमारी नहीं होती, या कुछ बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ भी निकल जाती है, उनमें इन्फेक्शन होता है, स्वयं से इम्यूनिटी विकसित होती है और उसके बाद में वो उस बीमारी के लिए इम्यून हो जाते हैं। तो बड़े लोग पूरी संभावना होती है कि उनको कभी न कभी या तो इन्फेक्शन के माध्यम से या टीकाकरण के माध्यम से पहले उनका एक्सपोजर हो चुका होता है और उनके अंदर इम्यूनिटी बन चुकी होती है, तो इसलिए बड़ों में ये बीमारी होने की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बड़े लोग इससे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जब हम लोग एग्जामिन करते हैं तो टॉन्सिलर और पेरीटॉन्सिलर एरिया पे एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन दिखती है। ये तो क्लिनिकल पार्ट हो गया। इसके बाद में जब हमें इन्वेस्टिगेट कराना होता है तो मेम्ब्रेन और उसी एरिया का एक्सुडेशन जो होता है उसका हम कल्चर कराते हैं, तो उससे हमें पता चलती है कि ये डिप्थीरिया है। किसी भी बीमारी का उपचार से ज़्यादा बेहतर होता है उससे बचाव। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डिप्थीरिया के लिए हमारे पास बहुत असरदार टीका है और जो भी बच्चे बचपन में, जिन बच्चों को डिप्थीरिया के टीके लगे होते हैं, उनमें डिप्थीरिया की बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप बचाव कर लीजिए, लेकिन इसके बावजूद अगर बीमारी हो ही गई तो फिर तत्काल किसी बाल रोग विशेषज्ञ की निगरानी में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना होता है। फिर हम लोग उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स और डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप समय से अस्पताल में आएँ, क्योंकि जितना लेट एंटीटॉक्सिन थेरेपी शुरू होती है उतना कम प्रभाव उसका रहता है, क्योंकि डिप्थीरिया का जो एंटीटॉक्सिन है, जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाए गए टॉक्सिन है, उसमें से जो फ्री टॉक्सिन होता है सिर्फ उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो अगर एक बार फ्री टॉक्सिन कम हो गए, वो टॉक्सिन जाता तब बॉडी के पार्ट में फैल गए, तो फिर टॉक्सिन का रोल बहुत कम हो जाता है। उसके बाद में फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स से बैक्टीरिया किल होती है और फर्दर टॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। डिप्थीरिया के उपचार के लिए जैसे ही बच्चा आता है उस समय की स्थिति के अनुसार हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। ज़्यादातर बच्चों को हमें ऑक्सीजन थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्पेशली लैरिंजियल डिप्थीरिया के बच्चे, जिनमें हमें ट्रैकियोस्मी करनी पड़ती है और ट्रैकियोस्मी करके उनको मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना पड़ता है। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इसका प्रमुख उपचार में प्रमुख भूमिका निभाता है, और एंटीटॉक्सिन जितना जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना ही ज़्यादा असरकारक होता है। एक बार जैसे ही म्यूकोक्यूटेनियस डिप्थीरिया होता है तो जैसे ही उसके लक्षण शुरू हों, तत्काल क्लिनिकल बेस पे ही हम लोगों को एंटीटॉक्सिन दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लिनिकली अगर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं और डिले करते हैं तो एंटीटॉक्सिन देने का टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद एंटीबायोटिक्स का रोल आता है। एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया को किल करते हैं, फर्दर टॉक्सिन प्रोडक्शन उससे बंद हो जाता है, और फ्री टॉक्सिन्स को अगर हमने एंटीटॉक्सिन के थ्रू न्यूट्रलाइज कर लिया तो फिर संभावना होती है कि आगे के कॉम्प्लिकेशंस ना हो। डिप्थीरिया नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स में अपना असर दिखाती है, टॉन्सिल और उसके बगल का पेरिटॉन्सिलर एरिया और लैरिंग्स। तो जब कभी कभी किसी बच्चे को लैरिंजियल डिप्थीरिया हो जाती है, लैरिंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसे सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेमेशन होता है, एक्जुडेशन भी होने लगता है, तो बच्चा सांस नहीं लेता। तो ऐसे में हम लोगों को कई बार ट्रैकियोस्टमी करनी पड़ती है। ट्रैकियोस्टमी करके ट्रैकिया को काट के उसमें ट्यूब डाल के फिर उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखना पड़ता है। तो ये तो तत्काल जोखिम हो गया। इसके अलावा अगर इस फेज को ओवरकम कर भी लिया जाए तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच का जो पीरियड होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने में आम प्राय आते हैं, जिसमें बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है ये बीमारी, जिसमें हार्ट का रिदम गड़बड़ हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम को ये इफ़ेक्ट करती है, उसमें पॉलीन्यूरोपैथी होती है, स्पेसिफिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, पैलेटल पैल्सी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति यूजुअली तब आती है जब सही समय पे एंटीटॉक्सिन ना दिया गया हो या पर्याप्त एंटीबायोटिक्स ना दी गई हो, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डिप्थीरिया के बचाव का सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है टीकाकरण। डिप्थीरिया का टीकाकरण 1.5 महीने की उम्र पे बच्चों को शुरू किया जाता है। पहला टीका 1.5 महीने पे लगता है, फिर 4-4 हफ्ते का गैप दे करके 2 टीके और लगाए जाते हैं। मतलब 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे, फिर 3.5 महीने पे। बहुत असरदार टीका। इसके बाद में फिर इसका एक बूस्टर डोज 18 महीने की उम्र पे दी जाती है, और दूसरा बूस्टर इसका फिर 5 साल की एज पे हम लोग अब देते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, बीमार बच्चे के संपर्क में ना आएँ, और बच्चे को हमेशा मुंह ढक के रखें जब भी किसी बीमार बच्चे के संपर्क में आए। कोई भी बीमार बच्चा अगर आपकी कम्युनिटी में है, अगल बगल मोहल्ले पड़ोस में भी है, तो उनको समझाएं कि वो अपने बच्चे को आइसोलेट करके रखें। अगर वो बच्चा फ्री कम्युनिटी में घूमेगा, दूसरे बच्चों के संपर्क में आएगा, तो उन बच्चों में भी, अगर वो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड हुए तो उनमें भी डिप्थीरिया होने की प्रबल संभावना होगी। डिप्थीरिया शुरुआती लक्षणों के साथ भी जानलेवा हो सकता है और अपने कॉम्प्लिकेशन के कारण भी जानलेवा हो सकता है। जैसे हमने पहले बताया, सबसे जो इनिशियल स्टेज है, अगर लैरिंजियल डिप्थीरिया है तो उसमें दम घुटने लगता, बच्चा ढंग से सांस नहीं ले पाता, खाने पीने में परेशानियां आती हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर सही उपचार न मिले, सही टाइम पे अस्पताल में आकर के बच्चे का इलाज न किया जाए, तो उस स्थिति में भी जानलेवा हो सकता है। जो इसके डिलेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उस स्थिति में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो वहाँ भी ये जानलेवा हो सकता है। हर माँ बाप अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर कराएं। जो बचपन वाला टीकाकरण होता है 1.5 महीने में स्टार्ट होता है, 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने में इसका टीकाकरण कराएं। फिर उसका बूस्टर डोज 1.5 साल और 5 साल पे लगवाएं। इसके अलावा अपने आसपास अपने घर की साफ़ सफाई पर्याप्त रखें। किसी भी बीमार बच्चे के संपर्क में अपने बच्चे को ना आने दें, और जहाँ भी इस तरह के सिम्टम वाले, इस तरह के लक्षण वाले बच्चे हैं, उनको बोलें कि वो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, और बीमार होने पर अपने बच्चों को आइसोलेट करके रखें ताकि वो बीमारी किसी अन्य बच्चे में ना फैला सके।